हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो यहाँ पे फैंग होता है उसने ही अपनी फैमिली के ही गद्दार ज़ो मैंग को जॉन से मार डाला होता है, क्योंकि उस ज़ो मैंग ने फैंग के दादाजी को ही यहाँ पे एक तहखाने में कैद कर रखा था ताकि वो ज़ो फैमिली का अगला लीडर बन सके। यहाँ फैंग अब अपने दादाजी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब उसके जो दादाजी है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए फैंग को एक ऐसे एलिक्सर की जरूरत होगी जिसे हुआंग दान एलिक्सर कहते हैं। इस एलिक्सर के एक्सचेंज के बदले में जो यहाँ पे सिस्टम जाफा होता है, फैंग को कहता है कि तुम्हें 3 लाख मेरिट पॉइंट्स से एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब फैंग के पास तो अभी इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते। पिछले एपिसोड में उस सिस्टम ने जो एक एल्केमी की बुक रिवॉर्ड में दिया था, ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो खुद ही एलिक्सर को रिफाइन करेगा। वे जाफा तो यहाँ उसका काफी मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें तो एल्केमी का ए भी नहीं पता, आए तुम बड़ा एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए। मैंने तो यहाँ पे एलिक्सर बनाने का सोच लिया होता है, क्योंकि उसके पास एक स्पिरिचुअल फायर होने के साथ साथ काल कोठरी में से एक टूटी हुई कढ़ाई ढूंढ लेता है। भी यहाँ पे फैंग को दीवार पे कुछ कार्व किया हुआ दिखता है, जो कि उसी के ही ग्रैंडपा ने के लिए एक लेटर छोड़ा था। और उस दीवार पे उसके ग्रैंडपा ने ये लिखा होता है कि फैंग, अगर तुम ये बात पढ़ रहे हो तो मैं पहले ही मर चुका हूँगा, और मरने से पहले मैं हमारी ज़ो फैमिली की एक बहुत बड़ी सच्चाई को तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 300 साल पहले हमारे जो पूर्वजों का लैंड था, वहां से हमें खदेड़ करके दूसरी जगह पे कर दिया गया। हमारे होमलैंड से हमें बाहर निकाल दिया गया और हमें मजबूर किया गया हमारी एक ब्रांच को कि हम इस यूशुई सिटी में आकर के बस जाएं। लेकिन तुम्हारे फादर ने ये हमेशा से तय कर रखा था कि वो अपने होमलैंड वापस जरूर जाएंगे, और हम सभी तुम्हारे फादर से ही आस लगाए बैठे थे, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो एक न एक दिन हमारे पूर्वज के घर हमें जरूर ले जाएंगे। लेकिन तभी हमारी ही फैमिली के एक गद्दार ने हमसे दगाबाजी की। फादर काफी ज्यादा ब्रिलियंट और पावरफुल होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा इमोशनल थे। वो उसके धोखे में आ गए और उन्होंने तुम्हारे फादर को जान से मार डाला। तुम्हारे फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही जोंग का ही फादर था। अब हमारे ज़ो फैमिली की जिम्मेदारी तुम पे है। हमारी उम्मीदें अब सिर्फ तुम्हें से जुड़ी हैं कि तुम किसी भी तरह से हमारी इस फैमिली को वापस से उसके एंसेस्टर लैंड पहुंचाओगे। अभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। यहाँ फैंग उनसे वादा करता है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा, उन्हें जिंदा रहना है ताकि वो ये देख पाए कि किस तरह से मैं अपनी ज़ो फैमिली को लीड करके उनके मेन लैंड ले जाऊंगा। में वहाँ पे फैंग की जो मेड शीना होती है वो आती है और फैंग को बताती है कि ज़ो फैमिली में सबको ये पता चल गया है कि उनके यंग मास्टर अब आ चुके हैं और सब काफी खुश हैं। शीना भी ग्रैंडपा की ये हालत देख करके काफी ज्यादा बुरा महसूस करती है। यहाँ फैंग शीना से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को कुछ नहीं हुआ है, मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। अभी सही वक्त पे आई हो, इसीलिए यहाँ पे इस मेंशन में जितने भी सारे लिंगुआन ग्रास हैं, उन सभी ग्रास को मेरे सामने लेकर के आओ, क्योंकि मैं खुद अब एलिक्सर को रिफाइन करूंगा। अब आगे जाफा जो होता है वहाँ फैंग से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि वो उस लिंगुआन ग्रास का क्या यूज करते हैं। वो यहाँ मवेशियों को खिलाने के लिए बस एक चारा है, तुम उसका यूज करोगे वो भी एलिक्सर बनाने के लिए? तुम पागल हो गई हो, जो कि एक मामूली से घास का यूज करना चाहते हो वो भी एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए? जिसपे फैंग उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे ग्रैंडपा को ट्रीट करने के लिए एक हुआन दान 5th लेवल का एलिक्सर चाहिए, और अभी मैं एल्केमिस्ट के 1 लेवल पे भी नहीं पहुंचा हूँ, तो इतने कम समय में कि 5 लेवल का एलिक्सर कैसे रिफाइन कर पाऊंगा? इसलिए मुझे बहुत ही कम टाइम में अपने आप को एक 5 लेवल का एल्केमिस्ट में प्रमोट करना पड़ेगा। इसी लेवल पे पहुंचने के लिए मैं उन ग्रास के साथ एलिक्सर बनाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा कि मैं प्रमोट हो करके एक 5th लेवल का एल्केमिस्ट बन पाऊं, और वो एक 5 स्टार लेवल का एल्केमिस्ट बन जाता है। तो हुआन दान एलिक्सर बनाने के लिए 100% चांसेस है कि वो इस तरह के एलिक्सर को रिफाइन कर पाएगा। यहाँ पे फैंग ने डिसाइड कर लिया होता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा होता है। इतने में शीना जो होती है वो 2 नौकरों के साथ बहुत सारे ग्रास को वहाँ पे ले आती है। फैंग से पूछती है कि क्या इतने ग्रास काफी होंगे? यहाँ फैंग उससे कहता है कि इतने तो काफी है। आगे उसने यहाँ पे आग जला दी होती है और उस टूटी फूटी कढ़ाई को उसके ऊपर रख देता है। सबसे पहले वो प्रैक्टिस करने के लिए एक ग्रास का यूज करता है। हम पहली बार एक एल्केमिस्ट को ऐसी चीज करते हुए देखते हैं। वो कर रहा होता है एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस, लेकिन लग रहा होता है कि जैसे एक शेफ जो है वो अपना खाना पका रहा हो। लेकिन थोड़ी ही देर की प्रैक्टिस करने के बाद फैंग ने उस ग्रास से एक एलिक्सर बना लिया होता है, जिसकी एफिशिएंसी रेट तो बहुत ही कम होती है। लेकिन यहाँ फैंग हार नहीं मानता। वो यहाँ एलिक्सर रिफाइन करने के लिए 3 घासों का यूज करता है। अब यहाँ पे वो अपनी स्पीड पकड़ता है।
एक एक सेकंड में ही घास की एक एक डल्ली से यहाँ पे एक लेजर को रिफाइन कर रहा था। धीरे धीरे उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जाफा जो सिस्टम है उसमें भी बग्स आने लगते हैं कि वो भी इनके लेवल्स को काउंट नहीं कर पाता। धीरे धीरे यहाँ पे उस घास की टोकरी जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पे फैंग ने उन सारी ग्रास का यूज करके यहाँ एलिक्सर्स का ढेर बना लिया था कि इन सब की इफिशिएंसी रेट काफी कम होती है। इन सभी एलिक्सर्स को रिफाइन करने की वजह से यहाँ पे फैंग जो होता है अब एक 5 लेवल का एल्केमिस्ट बन चुका था। अब उसके पास इतने सारे मेरिट पॉइंट्स जमा हो जाते हैं कि वो यहाँ जाफा से कहने लगता है सबसे जल्द तुम्हारे पास वो जो ब्लैंड बॉक्सेस है इन मेरिट पॉइंट्स के बदले में उन्हें एक्सचेंज कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाफा की पूरी तरह से हालत खराब होती है उन अलग अलग लेवल्स को काउंट करने की वजह से। वो फैंग से कहता है कि जो भी करना है एक्सचेंज खुद ही कर लो। यहाँ जाफा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और फैंग से कहने लगता है कि पहली बार मैंने किसी को देखा है टीवी कढ़ाई का यूज करके लेजर को रिफाइन कैसे किया जाता है। अब आगे यहाँ पे जो फैंग होता है वो उस मिस्ट्री बॉक्स का यूज करता है जो उसने 3 लाख मेरिट पॉइंट्स के बदले में जाफा से एक्सचेंज किया था। तब उस मिस्ट्री बॉक्स में वो सारे हर्ब्स दिख जाते हैं जिनका यूज करके वो हुआन दान नामक एलिक्सर रिफाइन कर सकता है। सारे उन हर्ब्स को उसी टूटी हुई कढ़ाई में डालता है और फिर कुछ देर उन्हें रिफाइन करने के बाद हम देखते हैं कि वे सारे जब हर्ब्स एक साथ मिश्रित हो जाते हैं उनसे एक फीनिक्स बर्ड की ऑरा जनरेट होती है और धीरे धीरे जो बर्ड होती है वो एक एलिक्सर का रूप ले लेती है। ये देख के तो वो जो जाफा होता है वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। उससे कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे बंदे को से मिलूंगा कि टूटे हुए कढ़ाई में एक लेजर रिफाइन करेगा और आज मुझे मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा सबक मिल गया है। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ करने की ठान ली तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एक लोहे की कढ़ाई में भी एलिक्सर्स रिफाइन हो सकते हैं कि मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा सबक है। अब यहाँ पे फैंग ने जो वो एलिक्सर सक्सेसफुली बना लिया होता है वो तुरंत ही उसे अपने ग्रैंडपा को खिलाता है जिससे उसके ग्रैंडपा तुरंत ही होश में आते हैं और वो फैंग को अपने सामने देख करके यहाँ बड़बड़ाने लगते हैं। वो ज़ाओ मिंग जल्दी तुम्हें मारने को आ रहा है इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो फैंग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ज़ाओ मिंग को पहले ही मैंने मार डाला है और अब उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ाओ फैमिली की भागदौड़ हमारे हाथों में आ गई है और अब आप ही यहाँ के ग्रैंड लीडर हैं। आगे फैंग उनसे कहता है कि अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ कि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारी इस ज़ाओ फैमिली को दोबारा बुली करने की। तभी यहाँ पे सिस्टम जाफा जो होता है वो फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि होस्ट ने कहानी के फर्स्ट स्टेज की मेन स्टोरी लाइन को फिनिश कर लिया है। उसने इस मेन लीड के जिंदगी के आधे मकसद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है के कारण उसे सिस्टम एक रिवॉर्ड देती है और रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक टॉप लेवल का सिंगल ड्रैगन स्केल वाला शॉट दिया जाता है। अब इस मेन लीड की स्टोरी लाइन का सेकंड फेज शुरू होता है। ये ग्रैंडपा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि जिस बंदे को यहाँ उनके ज़ाओ फैमिली के मेंशन से निकाला गया था ये कहते हुए कि ये एक वेस्ट और कचरा है, आज उसी ने ही अपनी इस ज़ाओ फैमिली को बचाया है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ पे ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपने ग्रैंडसन फैंग के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। फैंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आप चिंता ना करें, मैंने आपके लेटर को पढ़ा है, मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूँ कि हमारी जो ज़ाओ फैमिली है से अपने एंसेस्टर लैंड जरूर पहुंचेगी। जिसमें ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता है। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी एंगेजमेंट से रिलेटेड है। फैंग उनसे कहता है कि आप चिंता ना करें, मुझे भी इसके बारे में पता है। मेरी जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी किसने साजिश करके उस एंगेजमेंट को तोड़ करके उस सिटी लॉर्ड को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। सब करने वाला वही ज़ाओ फैमिली का युंग ज़ोंग है जिसने सिटी के लॉर्ड को मेरे खिलाफ भड़काया है और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उस ज़ाओ मिंग और ज़ाओ जुआन ने मुझे और आपको जान से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन एक को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ और अब चिंता ना करें, बाकी बचे रह गए उन दोनों से भी मैं जल्द ही इस मामले को सुलटा दूंगा। क्योंकि फैंग जो होता है यहाँ पे गुस्से में आते हुए वो उन्हीं दोनों को मारने के लिए अपने ड्रैगन स्केल शॉट एक्टिवेट कर लेता है। टेंशन से बाहर जाने लगता है कि तभी ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि तुम भले ही अभी पावरफुल हो चुके हो लेकिन अभी भी अकेले उस ज़ोंग का सामना नहीं कर पाओगे। याद रखो कि उस ज़ोंग ने सिटी लॉर्ड हाउजी को अपने साथ मिला लिया है और उसकी एक बहुत ही बड़ी आर्मी है। तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उसी के फादर ने तुम्हारे फादर को धोखा देते हुए उन्हें फंसाया कि तुम्हारे फादर कभी भी वहाँ पे वापस नहीं आ सके। मुझे इस बात का डर है कि वे सभी भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि तुम्हारे फादर के साथ किया गया था। बहुत ही ज्यादा नीच कॉन्स्पिरेसी होती है, ऐसे ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे, ना ही इनके षड्यंत्र को समझ पाओगे। तो फैंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा मैंने पहले ही उस सिटी लॉर्ड हाउजी के बेटे को जान से मार डाला है, इसीलिए अब उनसे छुपने का कोई फायदा नहीं
नहीं, वैसे भी वो मुझे मारने के लिए यहाँ पे अपनी आर्मी भेजने ही वाले हैं और सिटी लॉर्ड के मेंशन वालों को ये पहले से ही पता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, इसलिए वे लोग जिसे भी मुझे मारने के लिए भेजेंगे वो जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन उन सभी से मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। वो उनसे कहता है कि इस फाइट के बाद उसे डेमन माउंटेन जाना होगा। इसी दौरान आप लोग जो है वो पूरी फैमिली को लेकर के कैपिटल पहुंच जाना और आधे साल के बाद मैं आप लोगों से वहीं पे मिलूंगा और उसके बाद मैं अपनी पूरी जॉ फैमिली को लीड करते हुए डायरेक्टली अपने एंसेस्टर लैंड पहुंचूंगा। कि इतने में ही यहाँ पे एक नौकर दौड़ता भागता आता है जो कि उन्हें खबर देता है हमारे इस पूरे जॉ मैंशन को सिटी लॉर्ड के गार्ड ने पूरी तरफ से घेर लिया है और ने हम पे हमला करने के लिए अपने सबसे पावरफुल कमांडर को भेजा है जिसका नाम दाइची है। फैंग ये सुनते ही हंसते हुए कहता है कि वो जिसे भेजना चाहते हैं सबको आने दो और अब उन्हें पता चलेगा कि उनका मुकाबला एक्चुअल में किसके साथ होने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉ फैमिली के यंग मास्टर फैंग के आ जाने की वजह से पूरी मेंशन में खुशी का माहौल होता है, लेकिन ये उनका खुशी का माहौल तब दहशत में बदल जाता है जब वो कमांडर दाइची जो होता है अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी आर्मी के साथ आता है और पूरी मेंशन को ही घेर लेता है। आगे वो कमांडर उनको ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द सरेंडर कर दो वरना तुम सभी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब आगे ये सभी यहाँ पे जॉ मेंग और जॉ जुआन के ही ऑर्डर्स पे आए थे। तो उनके जो जॉ फैमिली के दूसरे मेंबर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं कि भला कोई अपने ही फैमिली वालों को क्यों मरवाना चाहेगा, तभी तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जनरेशन के हैं, भी के एक ही सरनेम जाओ है, लेकिन फिर भी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, राजगद्दी हथियाने के लिए अपने ही परिवार वालों को मारना चाहते हैं। अब वो सिटी लॉर्ड के आदेश के अनुसार यहाँ पे वो जो कमांडर होता है वो पूरी जॉ फैमिली को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है। सोल्जर्स अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं उन्हें जान से मारने के लिए। तभी यहाँ पे हमारे हीरो फैंग की एंट्री होती है। मात्र अपने शॉट के एक हिस्से में ही उस सोल्जर को दूर गिरा दिया होता है। अब आगे यहाँ पे फैंग जो होता है वो स्लो मोशन में एंट्री करता है, जिसे देखते ही वो कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अगर इस फैंग का सर जो मेरे कदमों में लाएगा तो बहुत ही बड़ा भारी भरकम रिवॉर्ड दिया जाएगा। सुनते ही जितने भी सोल्जर्स होते हैं यहाँ पे फैंग को जान से मारने के लिए के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन फैंग के जो शॉर्ट स्किल होती है उसका यूज करके वो उन सभी सोल्जर्स पे अकेला फैंग ही भारी पड़ता है। कि फैंग एक बहुत ही तगड़ा डायलॉग उस कमांडर को देता है, से कहता है कि अगर तुमने मेरे जॉ फैमिली के एक भी बंदे को टच भी करने की हिम्मत की तो समझ जाना कि तुमने बस अपनी मौत को दावत दी है। जिसपे कमांडर भी उसे एक भारी भरकम डायलॉग चिपका देता है कि तुम क्या सोचते हो कि अकेले तुम मेरा सामना कर पाओगी। जिसपे फैंग उससे कहता है कि मैं तुझे रोक पाऊंगा कि नहीं, तो तुम मुझसे फाइट करने के बाद जान ही जाओगे। जिसपे वो कमांडर अपने घोड़े से उतरते हुए फैंग से कहता है कि इतना ज्यादा घमंड ठीक नहीं है बच्चे, चलो देखते हैं कि तुम्हारे इस घमंड में कितनी ज्यादा ताकत है और तुम मेरा अकेले कैसे सामना करते हो। अब आगे वो जो कमांडर होता है यहाँ पे फैंग से ड्यूअल फाइट करना शुरू कर देता है। उसके 10-15 मूव्स के जो अटैक होते हैं, इन सभी मूव्स के अटैक को यहाँ फैंग जो होता है सिर्फ डॉज करने की कोशिश करता है। इस फाइट को देख करके यहाँ पे शीना जो होती है वो ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि क्या यंग मास्टर इसका सामना कर पाएंगे। वे ग्रैंडपा कहते हैं कि जो फैंग है वो मात्र एक ट्रू स्टार लेवल का वॉरियर है और वो जो कमांडर है वो एक 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि इन दोनों की पावर्स में एक बहुत ही बड़ा गैप है। जिसपे यहाँ दूसरे नौकर होते हैं ये सुनते ही ग्रैंडपा से पूछने लगते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे हमारे यंग मास्टर तो फेल हो जाएंगे और वो इस फाइट में हार जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। जिसपे ग्रैंडपा उसे घूरते हुए देखते हैं और उसे कहते हैं कि क्या होगा का क्या मतलब है, डेफिनेटली अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे हर एक को अपनी फाइट खुद करनी पड़ेगी। इस तरह से हम सिर्फ खड़े होकर के इस फाइट का नजारा नहीं देख सकते, अपनी जॉ फैमिली को बचाने के लिए इतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि फैंग कर रहा है। ये सुनते ही सभी लोग जोश में आ जाते हैं, लेकिन वो जो गंजा होता है वो नानुकुर करता ही रह जाता है। वो सोचने लगता है कि कहाँ मैं अभी मजे से अपने घर में आराम कर रहा होता और इनकी फाइट करने की वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मुझे तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ना है और ना ही मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे मरना चाहता हूँ। बचने का तो बस यही तरीका है कि हमें इस कमांडर से माफी मांगते हुए अपने घुटने टेक करके अपने आप को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। अपने आप को सरेंडर कर दो, इसके अलावा यहाँ कोई चारा नहीं है। अब ये जो दो होते हैं वो तो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, सरेंडर करने की सोच रहे होते हैं ताकि अपनी जान बचा ले। इधर वापस से हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जो कि आइकॉनिक लेवल पे पहुंच जाता है। अब आगे जो फैंग होता है यहाँ पे उस कमांडर का सामना करने के लिए अपने उसी 10 वेन्स की डिवाइन शॉट टेक्निक का यूज करता है। उस फॉर्मेशन से निकलती हुई लगातार तलवारें उस कमांडर को जब हिट करती है तो अपने भाले के एक हिस्से में वो जो कमांडर होता है इन सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है। आगे कमांडर यहाँ फैंग से कहता है कि बच्चे सीधे अपनी मौत को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते।
इतना ज्यादा यहाँ मेहनत करने की क्या ही जरूरत है जब तुम्हारा आखिरी अंजाम तुम्हारी मौत ही होगी। फैंग भी ये अच्छे से समझ चुका था कि मुझ में और इस दाइची में बहुत बड़े पावर का गैप है, इसीलिए उसे हराने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का यूज करना होगा। आगे यहाँ फैंग उससे कहता है कि तुमने अब मुझे इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ फैंग जो होता है इंटरनल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ी रोशनी की ऑरा रिलीज होती है। अब यही इंतजार में होते हैं कि अब बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लेकिन इतने में जो फैंग होता है वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। आगे वो चिल्लाते हुए दौड़ रहा होता है कि मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करके वापस से आ जाऊंगा और फिर मैं तुझे मारूंगा। उसकी ये हरकत देख करके यहाँ पे उस कमांडर के साथ साथ सभी शॉक रह जाते हैं। ये आखिर किस तरह की ट्रिक है यहाँ पे जंग के मैदान को छोड़ के जाने की। अब आगे यहाँ उस कमांडर ने अपने आधे सोल्जर्स को फैंग के पीछे लगा लिया होता है। फैंग यहाँ पे चिल्लाते हुए अपने ग्रैंड पा से मदद मांगने लगता है, इसे बस थोड़ी देर के लिए मेरे लिए ब्लॉक करो, उसके बाद मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। हालांकि ग्रैंड पा अभी भी अपनी इंजरीज से हील हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उस कमांडर के सामने वो चुनौती दे देते हैं। फिर देरी क्या थी, वो बुढ़े ग्रैंड पा जो होते हैं यहाँ पे उस कमांडर का सामना करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं, जिससे कमांडर उसे कहता है कि पहले ही तेरी टांग कबर में लटक रही है, तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो फिर क्यों यहाँ पे आ गया है अपनी मिनटों में ही जान गंवाने। यहाँ पे अब ग्रैंड पा और उस कमांडर के बीच फाइट होने लगती है। ग्रैंड पा उससे कहते हैं कि भले ही मैं तुझे यहाँ पे हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फ्यू राउंड्स के लिए फाइट तो कर सकता हूँ, ताकि फैंग को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टाइम मिल सके। इस सीन में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पे उन सोल्जर से बचते हुए दौड़ रहा होता है। समझ जाता है कि ऐसा दौड़ना बेकार ही है, क्योंकि ये सोल्जर्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उसने ये ठान लिया होता है कि उसे किसी भी हाल में उन सोल्जर्स का मुकाबला करना होगा। यहाँ पे वो उनका मुआयना करता है तो पता चलता है कि ये सारे जो सोल्जर्स हैं वो इन सभी से फाइट करता है और इन्हें हरा देता है, तो उसे अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन हो सकता है, उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाएगी और वो वापस से उस दाइची से लड़ पाएगा। अब आगे यहाँ पे जो फैंग होता है वो उन सब सोल्जर्स से बारी बारी से फाइट करने लगता है और अपने यहाँ कुछ ही मूव्स का यूज करके उन सभी सारे सोल्जर्स को वो धूल चटा देता है। यहाँ फैंग से डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैंग उन सारे सोल्जर्स को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। अब यहाँ फैंग ने उस कमांडर के आधे सोल्जर्स के तो ठिकाने लगा दिए होते हैं। ये देख करके वो जो कमांडर होता है वो अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो वापस से उसका रास्ता रोक लेते हैं। अभी भी मैंने तुमसे फाइट करने में हार नहीं मानी है, तो तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। इस पे वो कमांडर उसे कहता है कि अभी वो बुढ़े तुझे तो अभी मार के मैं खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे ग्रैंडपा उससे जबरदस्ती ही लड़ रहे होते हैं। ये बात से कमांडर और ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है। उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करना चाहते, मरना ही चाहते हो, चलो तुम्हारी इस ज़ॉ फैमिली की आज इस इच्छा को मैं पूरी कर देता हूँ। अब आगे उस कमांडर ने अपनी सबसे पावरफुल मूव एक्टिवेट की होती है। उन सभी को एक साथ मारने के लिए उन पे अटैक करता है। अटैक को ग्रैंडपा जो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। बाकी यहाँ पे ग्रैंडपा की हालत खराब थी। फैंग अभी भी उस कमांडर के सोल्जर से ही फाइट कर रहा होता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2-4 जो नौकर होते हैं वो आगे आ जाते हैं उसी कमांडर के सामने, जिसे देख के कमांडर उसे कहने लगता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े उसे क्या ही प्रोटेक्ट कर पाओगे। आज तो कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा, तुम सभी के सभी यहाँ पे आज नर्क जाओगे। अब यहाँ पे उस कमांडर ने उन सभी को एक साथ मारने के लिए अपने वॉसी पावरफुल मूव का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन यहाँ पे वक्त रहते ही इस अटैक को फैंग जो होता है वो डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक से फैंग भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका था कि वो जो कमांडर होता है और उनकी धमकी देते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि आज तुम सभी की कब्रें यहीं बनेगी और ज़ॉ फैमिली का एक भी मेंबर आज बच नहीं पाएगा। और उसकी इतना धमकी देते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। आगे फैंग यहाँ पे उसका सामना कैसे करेगा और सिस्टम ने जो स्टोरी लाइन का सेकंड फेज बताया है, यहाँ पे फैंग अपनी पूरी फैमिली को उसके एंसेस्टर लैंड वापस ले जाएगा कि नहीं, चैलेंज वो कैसे पूरा करेगा और इस जर्नी में उसे क्या क्या बाधाएं आएंगी, ये सारे हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।